साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं और लाइव का जो उद्देश्य है, वर्तमान में जो तमाम बातें चल रही हैं आरक्षण को लेकर के, SC/ST एक्ट को लेकर के, UGC को लेकर के, हम उन्हीं विषय पर आज लाइव आए हैं और इस लाइव के माध्यम से आप सभी लोगों से एक संवाद भी करना चाहेंगे। आप लोगों की बातों को सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे और जो उचित उत्तर हो सकेगा उस पर हम अपना उत्तर भी देंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आनंद द्विवेदी मेजाज के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं जुड़ गए हैं। सांकेत सिंह जी हैं। जय श्री राम भैया। अगर मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है तो एक बार थोड़ा मैसेज करके मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी आवाज आ रही है। बबलू दुबे जी जुड़ गए हैं। सुरेश कुमार पांडे जी, आरक्षण मुर्दाबाद। उमेश शर्मा जी, जय श्री राम। पंडित हरिओम जी, जय श्री राम। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर लीजिए और जोड़ लीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी विचार से जुड़ सकें और हमारी बातों को सुन सकें। सांकेत सिंह जी ने मैसेज किया है कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। रचना तिवारी जी हैं, जय श्री राम। आपको आवाज क्लियर आ रही ना एकदम? ठीक है भैया। अतुल मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरि शंकर तिवारी जी, जय श्री राम भैया। तो साथियों, आज जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, आज जिस तरीके से CJP के द्वारा एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया नीट को लेकर के, और उस प्रोटेस्ट के बाद देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो एकता की ताकत थी उनके, वो आपस में सभी लोग संगठित थे, एक थे और एक बड़े मतलब जनाधार के रूप में वो लोग संगठित होकर के, एक होकर के आगे बढ़े और कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा उनके आगे। अब यही प्रश्न आ रहा है हमारे समाज के भी सामने कि अगर CJP के प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान झुक सकते हैं तो सवर्ण समाज को भी कहीं ना कहीं आवाज उठानी चाहिए। सवर्ण समाज को भी आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए और हम लोगों को भी जंतर मंतर पर कूच करना चाहिए। इस विषय पर सभी लोग उठा रहे हैं आवाज और सबकी मांग भी यही है। अभी कुछ दिन पहले एक पेज भी बना, रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट करके, मतलब एक पेज था RHA, हाँ, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करके एक पेज था, जिस पर लगभग 60 लाख के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। और भी बहुत सारे पेज बने हैं, जिसमें हमारे एक भाई हैं बिहार के, राजवीर नाम है उनका, वो भी एक पेज बनाए हुए हैं जो कि जातिगत आरक्षण के खिलाफ है। और भी बहुत सारे भाई लोग आवाज बराबर उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक दिशा में अब समाज हमारा जग रहा है और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठा रहा है। साथियों, मैंने कई पोस्ट के माध्यम से लिखा है सोशल मीडिया पर। मैं एक बात और कहूंगा कि अगर दलित समाज के लोग इसमें जुड़ रहे हैं तो भी अपनी राय और अपनी बात रखें और उनकी समस्या क्या है वो भी रख सकते हैं, उस पर भी हम जवाब देंगे। क्योंकि कई बार वो बात रखते हैं कि आरक्षण बाद में हटाया जाएगा, पहले जात हटाई जाएगी। तो अगर वो इस विषय पर कोई बात रखना चाहे तो उसका भी मैं जवाब दूंगा। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि जो आरक्षण है, आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है कि इस देश को समूचा निगलता हुआ जा रहा है। इस आरक्षण की जो व्यवस्था है इस देश को एकदम खोखला कर रहा है। आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो एकदम इस देश को खोखला कर रहा है। आरक्षण देश को कमजोर कर रहा है। मैंने अपने पोस्ट में भी लिखा था कि आरक्षण किसी जाति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है, और ये सच्चाई है। क्योंकि -40 नंबर ला करके जो व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, वो व्यक्ति सिर्फ ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, वैश्य का, कायस्थ का, भूमिहार का इलाज नहीं करेगा, वो दलितों का भी इलाज करेगा, पासवान का भी इलाज करेगा, कोयरी का भी इलाज करेगा, यादव का भी इलाज करेगा, राजभर का भी इलाज करेगा, मौर्य का भी इलाज करेगा, मतलब सबका इलाज करेगा। तो आरक्षण देश के लिए नुकसानदायक कैसे है इसको समझना चाहिए। क्योंकि कम योग्यता पर
कम नंबर पर, कम योग्यता पर जो व्यक्ति आरक्षण की वजह से डॉक्टर बन जाएगा, वो इलाज सिर्फ एक जात का नहीं करेगा कि सिर्फ सवर्णों का इलाज करना है इसलिए दलित उसका विरोध ना करें, ओबीसी उसका विरोध ना करें। वो इलाज सबका करेगा, दलित का भी इलाज करेगा, ओबीसी का भी इलाज करेगा। तो अगर उसके अंदर योग्यता कम है और वो गलत दवाई देगा, गलत इंजेक्शन लगाएगा, गलत ऑपरेशन करेगा, तो उससे तमाम लोगों की जिंदगी जा सकती है। वो दलित समाज के भी लोग हो सकते हैं, वो सौर समाज के लोग भी हो सकते हैं, वो ओबीसी भी समाज के लोग हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरक्षण किसी जात के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। अगर मान लीजिए कि आरक्षण की कोटे से कोई व्यक्ति इंजीनियर बनता है तो आप उसकी योग्यता, उसकी क्षमता आप समझ सकते हैं, और वो इंजीनियर जब कोई पुल बनाएगा तो वो पुल ढह जाएगा, उस पुल में दरार आ जाएगी, वो पुल टूट जाएगा। तो इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान राष्ट्र का होगा। जिस प्रकार से कम योग्यता पर आरक्षण से बना डॉक्टर सही इलाज ना दलित का कर पाएगा, ना ओबीसी का कर पाएगा, ना सवर्ण का कर पाएगा, उसी प्रकार आरक्षण से बना इंजीनियर ना सही से कोई रोड बना पाएगा, ना सही से कोई पुल बना पाएगा, कोई भी चीज नहीं कर पाएगा सही से। तो उससे नुकसान किसका होगा? उससे नुकसान सवर्णों का नहीं होगा, क्योंकि वो देश के पैसे से बनेगा रोड, देश के से पैसे से बनेगा वो पुल, देश के पैसे से बनेंगे डॉक्टर, उससे पूरे देश का नुकसान होगा और सभी देशवासी उससे इलाज करवाएंगे, चाहे दलित होंगे, चाहे पिछड़े होंगे, चाहे मुसलमान होंगे। तो वो सबके लिए घातक सिद्ध होगा, ये जान लीजिए आप। ये 100% सच्चाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरक्षण जाति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है और आरक्षण तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए। दूसरी बात, आज पेपर लीक की वजह से बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या की, लेकिन आरक्षण की वजह से कितने बच्चों ने आत्महत्या की है, इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आरक्षण की वजह से कितने बच्चों ने आत्महत्या की है। आज पेपर लीक की वजह से लोग आत्महत्या किए हैं, यह बात सही है। तमाम बच्चे पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसकी वजह से भी आत्महत्या करते हैं, लेकिन कितने बच्चों ने आरक्षण की वजह से आत्महत्या की है, इसका भी डाटा निकाला जाए और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और जिस दिन इस पर स्वतंत्र चर्चा हो जाएगी, हम दलित ना बन करके, हम सवर्ण ना बन करके, हम ओबीसी ना बन करके, हम राष्ट्रवादी और भारतीय बन करके जिस दिन स्वतंत्र चिंतन, निष्पक्ष चिंतन, निष्पक्ष चर्चा करेंगे, उस दिन हमें समझ में आएगा कि हाँ, आरक्षण जरूरी नहीं है इस देश में। आरक्षण, इस देश के लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं है, इस देश के लोगों को संरक्षण की जरूरत है। इस देश के लोगों को संरक्षण की जरूरत है। बेशक मेरे नाम के पीछे का जो सरनेम है वो पांडे और मेरा टाइटल देख करके आप मुझे गाली दे सकते हैं क्योंकि मैं आरक्षण का विरोध कर रहा हूं, आप मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन इस बात से आपका हृदय नहीं गंवारा करेगा, आपका हृदय कभी कबूल नहीं करेगा कि हां, आरक्षण कभी लाभदायक हो सकता है। अगर आरक्षण फायदेमंद है तो कितना फायदा हुआ और कितने लोगों को फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ और कितने लोगों को फायदा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ये सामाजिक भागीदारी की बात है, सामाजिक सम्मान की बात है। तो मैं एक बात और बता दूं, समाज में सम्मान और अपमान गरीबी और अमीरी के आधार पर होते हैं। किसी गरीब ब्राह्मण को एक अमीर ब्राह्मण कभी अपने बगल नहीं बिठाना चाहता, उसी प्रकार से किसी गरीब दलित को एक अमीर दलित कभी अपने बगल नहीं बिठाना चाहता। आईएस टीना डाबी जब आईएस बनती हैं तो भी एक आईएस मुस्लिम से शादी करती हैं, बशर्ते उनकी शादी टूट जाती है, बाद में वो किसी दलित आईएस से शादी करती हैं, वो किसी गरीब दलित से शादी नहीं करती हैं। उसी प्रकार से चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग ही क्यों ना हो, वो अमीर होते हैं ना, तो अमीर लोगों के घर में ही शादी विवाह करते हैं। तो जो सम्मान है वो सम्मान आपके संघर्ष से, आपके पैसे से मिलेगा, ना कि आरक्षण से मिलेगा। आरक्षण कोई सम्मान नहीं दिलाता, आरक्षण आपको कमजोर बनाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। बाबा साहब अंबेडकर ने मात्र 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था। उनको पता था कि आरक्षण जो है एक दिन घातक हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने 10 साल के लिए उसका 10 साल के लिए लागू किया था और बताया था उन्होंने कि अगर 10 साल के बाद आरक्षण आगे बढ़ाया गया तो एक ऐसी बैसाखी बन जाएगी कि कभी दलित समाज अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। और मैं कहना चाहता हूं अपने दलित समाज के भाइयों से, अपने ओबीसी समाज के भाइयों से कि भाइयों, आप कहते हो कि शिक्षा शेरनी की वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर शिक्षा शेरनी की वह दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो फिर आरक्षण का दूध क्यों पी रहे हो आप लोग?
आरक्षण का दूध क्यों पी रहे हो आप लोग? शिक्षा का दूध पियो, शिक्षा का दूध पियो। और मुझे भरोसा है कि अगर आप शिक्षा का दूध पियोगे तो आप दहाड़ोगे। जैसे बिना आरक्षण के अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर दहाड़े थे, उसी प्रकार आप भी दहाड़ोगे, उसी प्रकार आप भी दहाड़ोगे अगर आप शिक्षा का दूध पियोगे। लेकिन नहीं, आप गुमराह हैं, आप भ्रमित हैं, आप जो है आरक्षण का दूध पीने में लगे हैं। और ये आरक्षण का दूध आपको विकलांग, आपको अपाहिज, आपको कमजोर बनाने का काम करेगा। यह आपको शेर नहीं बनाएगा। अगर आपको शेर बनना है ना, तो ये आरक्षण रूपी बैसाखी को आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए हमारा देश प्रथम है, तो हम सभी को जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सोचना चाहिए, राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पहले जातवाद खत्म हो फिर आरक्षण खत्म होगा। साथियों, आज जातवाद कहीं पर भी नहीं है, आज जातवाद कहीं पर भी नहीं। कोई बता दे जातवाद कहां पर है, कोई बता दे कि जातवाद कहां पर है। मैं आपको बता दूं कि इस देश में जातगत व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर ही खत्म हो सकती है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था थी कि लोग अपने कर्म से ब्राह्मण बनते थे, कर्म से क्षत्रिय बनते थे, कर्म से वैश्य बनते थे, कर्म से शूद्र बनते थे। वहां एक ऐसी व्यवस्था थी कि जहां एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता था और एक ब्राह्मण भी अपने कर्म से शूद्र बन सकता था। लेकिन संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप दलित हैं तो आप दलित रहेंगे, अगर आप पिछड़े हैं तो आप पिछड़े रहेंगे, और अगर आप पगड़े हैं तो आप पगड़े रहेंगे। आप कर्म के आधार पर कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। तो इस बात को समझिए कि कौन जात कहां से खत्म होगी और इस जातीयता से आप कहां मुक्ति पाएंगे। और जात, हमारे पास कोई आधिकारिक फाइल या आधिकारिक कोई ऐसी घोषणा पत्र नहीं कि जिससे हम जात खत्म कर सकें। जात कैसे खत्म होगा? कोई उपाय हो तो बताइए। जब अब जात खत्म करने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि जब अंतर जातीय शादियां होंगी तब जात खत्म होगा। साथियों, एक नहीं 1000 शादियां अंतर जातीय हुई होंगी इस देश में। एक नहीं 1000 शादियां अंतर जातीय हुई हैं। लेकिन क्या उनकी जाति खत्म हो गई? क्या जात के आधार पर मिलने वाली उनकी सुविधा और व्यवस्था खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई है। यह सिर्फ भ्रमित करने वाली बातें हैं। आज मैं आपको बता दूं कि ये SC ST OBC का जो कॉलम है, इस कॉलम को जिस दिन खत्म कर दिया जाएगा, SC ST OBC सवर्ण का जो कॉलम है, ये कॉलम जिस दिन खत्म कर दिया जाएगा, उस दिन लोगों की पहचान उनके काम से, उनके व्यवहार से, उनकी योग्यता से होगी। किसी दुकान पर जाएंगे तो उनका जो नाम होगा, तो उनका नाम लेकर के फलाने भैया हमारा ये काम है, ये काम कर दीजिए। और साथ में जब हम एडमिशन करवाने जाएंगे तो एडमिशन में हम कॉलम में जब SC ST OBC नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये किस बिरादर के हैं और हम किस बिरादर के हैं। जब जात के आधार पर किसी का फीस माफ किया जाएगा और किसी का फीस दुगना किया जाएगा, तब जातीय भावना पैदा होगी। और जात के आधार पर जब फीस में कम और ज्यादा नहीं किया जाएगा तो जातीय भावना कम होगी और खत्म होगी। एक कदम होगा जातवाद खत्म करने की तरफ आगे बढ़ने में। और मुझे नहीं लगता कि किसी को अपने जाति पर अपमान है, क्योंकि तमाम मैं दलित भाइयों को देखता हूं जो SC समाज से आते हैं, ST समाज से आते हैं, वो अपने जात के आगे द ग्रेट लगाते हैं। तो जो खुद ही द ग्रेट लगा रहे हैं, तो फिर वो अपने आप को कैसे नीचे समझ रहे हैं? फिर वो अपने आप को नीचे कैसे समझ रहे हैं? तो मेरे भाइयों, आज ये जरूरत है कि इस विषय को मजबूती से उठाया जाए और जातगत आरक्षण को खत्म करने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। जातगत आरक्षण को खत्म करवाने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो इस देश को गर्त में लेकर के जा रही है, और आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है कि जो दलितों को सवर्ण नहीं होने दे रही है। आज सुबह मैंने एक पोस्ट डाला था कि आप राष्ट्रपति बन गए, आप प्रधानमंत्री बन गए, आप IAS बन गए, आप IPS बन गए, उसके बाद भी आप दलित हैं, उसके बाद भी आप पिछड़े हैं, तो फिर अगड़ा होने का क्या क्राइटेरिया है? अगड़ा होने का क्या क्राइटेरिया है?
आप राष्ट्रपति बनने के बाद भी आदिवासी हैं, आप प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद भी आप पिछड़े हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप पिछड़े हैं, आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी आप दलित हैं। फिर अगड़े मतलब सामान्य वर्ग की कैटेगरी में पहुंचने का क्राइटेरिया क्या है? ऐसा क्या होगा जिससे आप सामान्य वर्ग में पहुंच सकें, तो इस बात को समझने की जरूरत है। और एक बात और बताना चाहता हूं, नफरत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सर्वेश पांडे ने एक पोस्ट लिखा है, सर्वेश पांडे सौर आर्मी के अगुआ, सौर आर्मी के अध्यक्ष हैं, तो उसका हमें विरोध करना है, इसलिए आप हमको गाली देना शुरू कर दीजिए। बुद्धिमान कौन होता है? बुद्धिमान वो होता है जो दिमाग लगा करके सही चिंतन करता है, सही मनन करता है। और सही चिंतन और मनन करने की जरूरत है, और अगर अंतरजातीय, आज मैंने देखा कि कुछ ओबीसी समाज के भाई लोग जो बाबा साहेब अंबेडकर के अपने आप को बहुत बड़े भक्त कहते हैं, उन्होंने लिखा था कि अंतरजातीय शादी करेंगे। अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने अपनी बहन की शादी दलित समाज से की है, उनके पास जवाब नहीं होगा। कुछ रटे रटाए चंद वाक्य हैं लोगों के पास, उसी वाक्य के भरोसे सवर्ण समाज को ये लोग अपमानित करने का काम करते हैं। हर एक दलित खराब नहीं होता, हर एक ओबीसी खराब नहीं होता, लेकिन जो समाज में एक दुर्भावना पैदा कर दिए हैं लोगों के अंदर। आप बताइए कि एक पांडे जी के घर के सामने अगर किसी पासवान का घर है तो रात में 12 बजे अगर जरूरत पड़ेगी तो कौन खड़ा होगा उनके साथ? पांडे जी खड़े होंगे। और पांडे जी को जब जरूरत पड़ेगी तो कौन खड़ा होगा उनके साथ? पासवान खड़े होंगे। ये नेता लोग नहीं खड़े होंगे। जैसा कि आप लोग ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखा होगा, लाठियां कौन खाए? सर किनके फटे? विद्यार्थियों के। उसमें से किसी एक नेता का सर फटा हो तो बताओ। एक तथाकथित रावण ने क्या कहा था कि अगर लाठियां चलेगी छात्रों पर तो पहली लाठी मेरे ऊपर पड़ेगी। भाषण दे करके भाग करके छुप गए कहीं पर और लाठी खाता रहा देश का युवा, देश का भविष्य, देश के विद्यार्थी लाठी खाते रहे। तो इन नेताओं के बहकावे में मत आइए आप लोग। आप अपनी चीजों को समझिए, अपनी चीजों को जानिए कि आपके लिए सही क्या है। और सिर्फ कोई सवर्ण है, किसी के पीछे का टाइटल पांडे लिखा है, इसलिए आप उससे नफरत करने लगे, ये बिल्कुल गलत है। आप उसकी भावनाओं को समझिए। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। और मैं देखता हूं और जानता भी हूं कि कैसे सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं। दलित सवर्ण का पूरक है, सवर्ण दलित का पूरक है, ओबीसी सवर्ण का पूरक है, सवर्ण ओबीसी का पूरक है। मतलब सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, सब एक दूसरे के सुख और दुख में खड़े होते हैं। मेरे गांव में कम से कम समझ लीजिए कि 20-30% दलित होंगे और 20% के आसपास जो हैं ओबीसी भी होंगे। एक आध घर में कोई सरकारी नौकरी आरक्षण की वजह से पा गया हो तो हो सकता है पा गया हो, लेकिन सभी दलितों को नौकरी नहीं मिली है। आरक्षण का नुकसान क्या है इसको आप समझने का प्रयास करिए। अगर ये आरक्षण गरीबी के आधार पर होगा, इस आरक्षण की अगर समीक्षा होगी, इस आरक्षण में अगर सुधार होगा, ये आरक्षण जरूरतमंद लोगों को अगर दिया जाएगा तो गांव के आखिरी पंक्ति में खड़ा दलित जो गोबर और मिट्टी में है उसको भी इसका लाभ मिल पाएगा। अगर एक बार कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले लेता है तो उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए, उसको आरक्षण कोटे से बाहर कर दिया जाए। और जब ऐसा किया जाएगा तो फिर उस स्थान पर कोई दूसरा दलित आएगा, वो उस आरक्षण का लाभ लेगा, तब जाकर के दलित समाज सशक्त होगा। लेकिन इस देश के दलित नेता,
इस देश के दलित चिंतक ये कतई नहीं चाहते कि कभी इस देश में आर्थिक आरक्षण लागू हो, जातगत आरक्षण की समीक्षा हो। वो कभी नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते। उसके पीछे कारण है, क्योंकि एक बार जो आरक्षण के कोटे से विधायक बन गया, आरक्षण के कोटे से सांसद बन गया, उसी के कुल खानदान में 3-3, 4-4 पीढ़ी के लोग विधायक सांसद बन रहे हैं। एक घर में अगर कोई आईएएस बन गया तो उन्हीं के घर में आईएएस बन रहे हैं। एक घर में कोई पीसीएस बन गया तो उन्हीं के घर में पीसीएस बन रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति एक बार फायदा पा गया, उसी के घर परिवार के लोग 10 बार, 10,000 बार उसका फायदा ले रहे हैं। तो इस बात को हमको समझना चाहिए। एक बार आरक्षित कोटे से कोई प्रधान बन गया तो बार बार वही आरक्षित कोटे से प्रधान बनना, क्योंकि उसके पास पैसा भी है और कोई आम दलित उसके सामने हिम्मत नहीं कर सकता चुनाव लड़ने की। एक बार आरक्षित कोटे से कोई विधायक बन गया तो किसी आम दलित की औकात नहीं है कि वो जाकर के विधायकी चुनाव लड़ सके। तो आरक्षण से जितना नुकसान सवर्णों को है, उससे ज्यादा नुकसान 75% दलितों को है। और इस बात को दलित समाज समझना नहीं चाहता, क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। किसके लिए? तथाकथित दलित चिंतकों द्वारा। किसके द्वारा? तथाकथित दलित चिंतकों के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और वो दलित चिंतक कौन है? वो बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अधिकारियों के किराए के टट्टू हैं, उनके किराए पर पलने वाले लोग हैं। वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि दलितों का शोषण सिर्फ और सिर्फ सवर्णों ने किया है, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि दलितों का शोषण सिर्फ और सिर्फ सवर्णों ने किया है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। गरीब का शोषण अमीर करता है और हर गरीब का शोषण होता है, वो चाहे दलित समाज से हो, चाहे सवर्ण समाज से हो। लेकिन ये नैरेटिव सेट करने के लिए दलित चिंतकों को पैसा मिलता है। सुबह शाम दिन रात सोशल मीडिया पर वो इस तरीके से बातों को फैलाते हैं। और आम दलित जो पहली बार फोन खरीदा है, जो मोबाइल चला रहा है, जिसने हो सकता है पढ़ाई ना की हो, वो क्या करता है? वो उन वीडियोज को देखता है, उनके उस पोस्ट को देखता है और फिर उसी बात को सत्य मान करके सवर्णों को गाली देना शुरू कर देता है, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियोज आते हैं जिसमें कुछ दलित भाइयों के द्वारा हमारे देवी देवताओं को गाली दी जाती है, कुछ दलित युवाओं के द्वारा हमारे देवी देवताओं को गाली दी जाती है। फिर होता क्या है कि उसमें कुछ जागरूक सवर्णों के द्वारा मुकदमा लिखवाया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उनको जेल में भेजा जाता है। अब क्या है, ये हुआ कैसे है क्या कि वो उन बच्चों को ये नहीं पता कि सही क्या गलत क्या है। उनको इतना भड़का दिया गया, उनको इतना जहर भर दिया गया कि वो देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर दिए। जबकि भारत का संविधान, जिस संविधान को हमारे दलित समाज के लोग कहते हैं कि ये बाबा साहब ने बनाया है, और बाबा साहब को अपना अगुआ, अपना पूर्वज, अपना परदादा जो भी मानते हैं, बाबा साहब को दलित समाज के लोग मानते हैं और कहते भी हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है। और उसी संविधान में लिखा है कि आप किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की भावना आहत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि हम किसी की भावना आहत कर रहे हैं, हम किसी की भावना आहत कर रहे हैं। जब वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, क्षत्रियों को गाली देते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि हम किसी की भावना आहत करते हैं। फिर उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, उनको जेल हो जाती है। और उनके समाज के वो नेता जो जहर फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, वो लोग उनकी जमानत तक करवाने नहीं आते। बाद में वो बच्चे हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं, उनके घर परिवार के लोग अपना खेत गिरवी रखते हैं, मजदूरी करते हैं, कर्ज लेते हैं, ब्याज पर पैसा लेते हैं, फिर अपने बच्चों की जमानत करवाते हैं। तो इस बात को समझाने का जो है प्रयास कभी दलित समाज को नहीं किया गया कि सच्चाई क्या है। और मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि मैं पांडे हूं तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मान लीजिए मैं ब्राह्मण घर में पैदा हो गया, हो सकता है कोई दलित भाई हो, वो दलित घर में पैदा हो गए, तो इसमें किसी का कोई अपराध नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं कोई अच्छी बात कह रहा हूं
तो उसको भी आप ग्रहण कर लो। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। और मैं भी, अगर कोई दलित भाई अगर अच्छी बात कहता है तो मैं भी उसकी बातों को ग्रहण करूंगा, क्योंकि वो मेरा दुश्मन नहीं है। विरोध तो सरकार की नीतियों का है, विरोध तो उन लोगों का है जो लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, हमको दिन रात गालियां दे रहे हैं, हमको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। विरोध तो उन चीजों का है, विरोध गलत बात का है, विरोध जाति का नहीं, विरोध मजहब का नहीं, विरोध सिर्फ गलत चीजों का है। तो इस बात को सभी को समझना चाहिए। अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें नारे लगाए ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। साथियों, आजादी, भारत को आजाद हुए 78 साल हो गए, 78 साल से भी ज्यादा होने वाले हैं, लगभग 78 साल हो गए भारत को आजाद हुए। और भारत में आज संविधान लागू है। फिर आप किस मनुवाद से आजादी मांग रहे हैं? किस आप ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे हैं? देश संविधान से चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने संविधान बनाया है, वो लोग इसी बात को मानने को तैयार नहीं है कि देश संविधान से चल रहा है। और अगर देश संविधान से चल रहा है तो फिर मनुवाद कहां से आ गया, फिर ब्राह्मणवाद कहां से आ गया? इन बातों से आजादी कैसे आप मांग रहे हैं? और सभी लोग आजाद हैं भाई। आज मैं देख रहा हूं कि दलितों के घर में शादियां होती है तो भगवान गणेश की फोटो की जगह वो लोग बाबा साहब अंबेडकर की फोटो छपवाते हैं। तो क्या उस पर कोई ब्राह्मण रोकने जाता है? नहीं रोकने जाता है। आप आजाद हैं, आप आजाद हैं। तो जब आपको कोई रोकने नहीं जाता तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको जो है, आपको जो है कोई मतलब आप गुलाम हैं, मनुवाद के गुलाम हैं, ब्राह्मणवाद के गुलाम हैं। भाई आप अपने यहां शादी विवाह कर रहे हैं तो आप संविधान का शपथ ले रहे हैं। आप स्वस्ति वाचन और मंगलाचरण का पाठ नहीं करवा रहे पंडित पुजारी के द्वारा, और उसके बाद भी आप मनुवाद और ब्राह्मणवाद से कह रहे हैं कि आजादी मिलनी चाहिए। कैसे आजादी? आजादी तो सवर्णों को चाहिए। अगर इस देश में गुलाम कोई है ना तो सवर्ण है। भारत की आजादी के लिए पहली पंक्ति में खड़े होकर के गोली चलाने में और गोली खाने में योगदान सवर्णों का रहा, और आरक्षण की बेड़ियों में उन्हीं का पैर आज जकड़ा हुआ है। आजादी तो अगर किसी को चाहिए तो सवर्णों को चाहिए। इस देश के दोहरे चरित्र से, इस देश की जो आरक्षण जैसी व्यवस्था, उस व्यवस्था से, SC ST एक्ट के जो कानून है उस कानून से आजादी अगर किसी को चाहिए तो सवर्ण समाज को चाहिए। आप लोग तो आजाद हैं। आजाद क्या, आपको तो दुगना और तिगुना लाभ मिल रहा है। साथियों, एक दो लोग इसमें गाली लिखे हैं कमेंट में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आप उनको गाली मत दीजिए। आप गाली इसलिए उनको मत दीजिए क्योंकि ये उनकी मानसिकता है। और अगर उन्होंने मेरी मां को गाली दिया होगा, अगर मेरी बहन को गाली दिया होगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मुझे गाली दिया इस कमेंट में, उनकी मां मेरी मां है, उनकी बहन मेरी बहन है। अब उनकी गाली किसको जा रही है, अब वो समझ गए इस बात को। और आप सभी लोग उनको गाली मत दीजिए। गाली देने का कोई औचित्य नहीं। देखिए, विद्वान संवाद करते हैं, विवाद नहीं। और जिनके पास तर्क नहीं होता है, जिनके पास संवाद करने की स्थिति नहीं होती है, जिनके पास कोई क्षमता नहीं होती है, गाली वही लोग देते हैं। विद्वान लोग संवाद करते हैं, विवाद नहीं करते हैं। तो साथियों, जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ हम सभी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और एक बात और मैं बताऊं कि आरक्षण के खिलाफ आज जो माहौल बन रहा है, इस बात को इस देश की सरकारें भी सुने, इस देश के सभी लोग, इस देश के नागरिक भी सुने। आरक्षण के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि आरक्षण के खिलाफ एक ऐसा तूफान उठेगा कि वो आरक्षण को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं होगा, उसमें किसी विशेष संगठन का योगदान नहीं होगा, उसमें किसी जाति का योगदान नहीं होगा। एक ऐसा माहौल अपने आप बन जाएगा, कि आप देखेंगे
कि एकाएक ऐसा बवंडर उठेगा, एक ऐसा तूफान उठेगा कि आरक्षण नष्ट हो जाएगा। आज के 7-8 साल पहले जब मैं रिजर्वेशन के खिलाफ बोलता था तो 5 लाइक 50 कमेंट, 5 लाइक 5 लाइक 5 लाइक, उसके बाद 50 लाइक, फिर 50 कमेंट, इस तरीके से आते थे। आज एक इतना बड़ा माहौल बना हुआ है कि जगह जगह पर लोग विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर बोलने से क्या होगा। साथियों, लगातार सोशल मीडिया पर बोलने का ही यह प्रभाव है कि आज इतने बड़े स्तर पर आरक्षण का विरोध हो रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर बोलने का ही यह प्रभाव है कि आज इतने बड़े स्तर पर आरक्षण का विरोध हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि एक समय ऐसा आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि नेतृत्व कौन कर रहा है उस आंदोलन का। हर घर से, हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर चौराहे से, हर शहर से एक ऐसा बाउंडर उठेगा, एक ऐसा तूफान उठेगा कि आप देखिएगा कि आरक्षण जड़ से खत्म हो जाएगा। आरक्षण जड़ से खत्म हो जाएगा। एक ऐसा बाउंडर उठेगा और माहौल बनना शुरू हो गया है। ये जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, कोई भी पेज रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से बनता है और 60 लाख फॉलोअर्स उस पर जुड़ जाते हैं, वो मात्र एक पेज नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ी मुहिम होती है। वो एक बहुत बड़ी मुहिम होती है, एक बहुत बड़ी विचारधारा होती है। आज मैं लाइव हूं और 577 लोग अपना काम छोड़ करके मुझको लाइव देख रहे हैं। तो ये मात्र वो लाइव नहीं देख रहे हैं, आजकल तो शॉर्टकट का जमाना है, 30 सेकंड का रील लोग स्क्रॉल कर देते हैं। और मेरे इस लंबे लाइव को अगर लोग देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रांति है लोगों के अंदर, कितनी बड़ी चिंगारी दबी हुई लोगों के अंदर। और एक चिंगारी एक दिन भड़केगी। कोई संगठन उसका नेतृत्व नहीं करेगा, कोई व्यक्ति उसका नेतृत्व नहीं करेगा, वो समाज के हृदय से निकलेगा और पूरे देश में छा जाएगा और आरक्षण को तहस नहस कर देगा। ये सच्चाई में कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है। एक एक व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं आ जा रही हैं, एक एक व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं आ रही हैं। और मैं फिर कहूंगा, एक योजना बन रही है दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन पर। तो जो लोग भी आंदोलन की योजना बना रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सीजेपी का आंदोलन आप लोगों ने देखा कितनी बड़ी संख्या में और किस तरीके से उन लोगों ने आंदोलन किया। हम अपनी क्षमता को आके आपस में संवाद करें, सभी संगठनों से बात करें, गांव में जा जाकर के जमीन पर एक एक व्यक्ति से मिल करके लोगों को जागरूक करें। उसके बाद हम जब जंतर मंतर पहुंचे तो वहां से कुछ ना कुछ रिजल्ट लेकर के आए, कुछ ना कुछ रिजल्ट लेकर के आए। हो सकता है हमारे पहले प्रयास में आरक्षण ना खत्म हो, लेकिन हो सकता है हमारे पहले प्रयास में आरक्षण पर संसद में बहस हो, आरक्षण पर संसद में चर्चा हो, आरक्षण के फायदे और नुकसान पर चर्चा हो। ये जरूर होगा, एक दिन देखिएगा। पहले प्रयास में हो सकता है आरक्षण ना खत्म हो सकता है पहले आंदोलन में हमारे आरक्षण ना खत्म हो, लेकिन यह भरोसा है कि एक अगर बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे तो सरकार चर्चा करेगी, उस पर संवाद करेगी, बहस का विषय बनेगा, वो चर्चा का विषय बनेगा और लोग उसके फायदे और नुकसान पर चर्चा करेंगे कि हां इससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। और ये होगा, पूरे देश से होगा। और इस लड़ाई में आप देखिएगा कि गरीब तबके का दलित, गरीब तबके का ओबीसी समाज भी हमको सपोर्ट करेगा। इसमें हर एक जात बिरादर के लोग सपोर्ट करेंगे। जो भी लोग राष्ट्रवादी होंगे, जो भी लोग देश के हित में सोचते हैं, वो सभी लोग इसमें सपोर्ट करेंगे। सरकार जो कह रही है कि हम आरक्षण में कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं, यह गलत बात है। सरकार आरक्षण क्यों नहीं खत्म कर रही है? भाई 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था, आज 75 साल 78 साल हो रहे हैं, आरक्षण नहीं खत्म हो रहा है। तो आरक्षण दलितों के विकास के लिए दिया गया था और 75 साल 78 साल के बाद भी सरकार को कहना पड़ रहा है कि आरक्षण हम नहीं खत्म करेंगे। तो क्यों? या तो आरक्षण इन्होंने सही से लागू नहीं किया, या तो आरक्षण
जो आखिरी पंक्ति में खड़ा दलित है उस व्यक्ति तक पहुंचा नहीं, या आरक्षण सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का सिर्फ माध्यम बन गया। कुछ तो कारण है, इसीलिए 75 साल 78 साल हो गए। साथियों, जब हम किसी डॉक्टर के यहां इलाज करवाते हैं ना, तो डॉक्टर 2 महीने की दवाई 5 महीने की दवाई देता है और हम खाते हैं, और 5 महीने में अगर हमें फायदा नहीं करता तो हम या तो डॉक्टर बदल देते हैं या तो दवा बदल देते हैं। उसी प्रकार से सरकार को अब इस विषय पर चिंतन करना चाहिए कि जिस आरक्षण से 75 साल बाद भी अगर दलितों की स्थिति नहीं बदली है तो उस आरक्षण को बदल दीजिए, कोई दूसरी योजना लेकर के आइए जिससे दलितों का कल्याण हो। और जब तक क्रीमी लेयर और या ऐसी व्यवस्था कि एक बार जो आरक्षण का लाभ पा जाए उसको दोबारा आरक्षण ना मिले नहीं लागू की जाएगी, तब तक मैं बता रहा हूं दलित कभी अगली पंक्ति में नहीं पहुंच पाएगा, कभी सक्षम हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो सक्षम दलित हैं वही कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, उनके हक अधिकार को छीन रहे हैं, वही उनके हक और अधिकार को खा रहे हैं। तो साथियों, आज इन्हीं सब विषय पर मुझे अपनी बात रखनी थी, और मैं फिर कह रहा हूं कि एक दिन हम लोग अपने अपने स्तर से लगे हैं। ये जो किसी भी जिले में जाकर के मीटिंग होती है, बैठक होती है, ये उस क्रांति को धार देने का काम कर रही है। जैसे हमें किसी पेड़ को काटना है तो हम सबसे ज्यादा समय अपने कुल्हाड़ी के धार को बढ़ाने में लगाएं, उसको रगड़ें 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 और इतनी देर तक रगड़े कि धार इतना तेज हो जाए कि एक ही प्रहार से वो पेड़ कट जाए। उसी प्रकार से ये जितने भी मीटिंग चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं, जितने भी फेसबुक पोस्ट पढ़ रहे हैं, जितने भी लाइव आ रहे हैं, जितने भी वीडियोज पढ़ रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, ये सब धार देने का काम हो रहा है। और देखिएगा एक दिन फिर वही बात कह रहा हूं, कोई नेता नहीं अगुवा होगा, कोई संगठन नहीं अगुवा होगा, समाज में कितनी बड़ी क्रांति पैदा होगी, इतना बड़ा तूफान और बॉन्डर उठेगा कि आरक्षण जड़ से उखड़ करके खत्म हो जाएगा, जड़ से उखड़ करके खत्म हो जाएगा। तो साथियों, बस यही सब बातें हमें कहनी थी आप लोगों से। और आरक्षण के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, जो भी आरक्षण के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, जो भी इस व्यवस्था के खिलाफ है, इस व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं, मैं सर्वेश पांडे सौड़ आर्मी प्रमुख अपने संगठन की तरफ से उन सभी को अपना समर्थन देता हूं, उन सभी को मेरा सहयोग और सपोर्ट रहेगा। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं सर्वेश पांडे कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। 7-8 साल के संघर्ष में लगातार आपने हमको देखा है, लोग बदले हैं, लोगों के मुद्दे बदले हैं, लेकिन ना सर्वेश पांडे बदले हैं, ना सर्वेश पांडे का मुद्दा बदला है, और ना सर्वेश पांडे बदलेंगे, ना सर्वेश पांडे का मुद्दा बदलेगा। क्योंकि मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ से मेरे समाज का हित बहुत बड़ा है, और अपने समाज के हित के लिए मुझे जितना भी ज्यादा त्याग और बलिदान देना पड़ेगा, मैं देने के लिए पहली पंक्ति में खड़ा रहूंगा, मैं पहली पंक्ति में खड़ा रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।